हाय देयर, वेलकम टू आर्क एजुकेशन। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। और इसको हम लोग कवर करेंगे किसमें? बायोट-सैवर्ट्स लॉ में कवर करेंगे। इसको हम लोग किस में कवर करेंगे? बायोट-सैवर्ट्स लॉ, ठीक है ना। सो हम लोग आज यही पढ़ने वाले हैं कि बायोट-सैवर्ट्स लॉ क्या होता है और हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे किसी अलग अलग एंटिटीज़ के लिए। सो ये लेक्चर काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है। आई थिंक आपको भी इस लेक्चर का काफ़ी इंतजार था। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर के सबसे पहले पॉइंट को। वो ये है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज मान लेते हैं कि कोई भी पॉइंट चार्ज है जो कि मोशन कर रहा हो, ठीक है ना। कोई पॉइंट चार्ज अगर मोशन कर रहा हो तो उस केस में उसके आसपास क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ देखिए कुछ बातें होंगी इंक्लूजन में। पहली चीज तो ये हो गई, इस पॉइंट चार्ज के पास क्या होगा? चार्ज होगा। इस पॉइंट चार्ज के पास क्या हो गया? चार्ज हो गया। दूसरी बात ये हो गई, इस पॉइंट चार्ज के पास एक वेलोसिटी होगी। ये तो तय है कि इस पॉइंट चार्ज के पास क्या होगा? एक वेलोसिटी होगी। और मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी जो है व्हाटएवर दैट इज v, ठीक है ना। अच्छा, तीसरी बात ये है कि आपको किसी पॉइंट पर क्या फाइंड आउट करना है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। और मान लेते हैं वो पॉइंट P है। अच्छा, मान लेते हैं इस P पॉइंट का जो डिस्टेंस है इसके पाथ से, देखो डिस्टेंस हम लोग पाथ से लेंगे और मिनिमम डिस्टेंस लेंगे, ठीक है ना। मिनिमम डिस्टेंस लेंगे एट, और एक बात और भी है, वेलोसिटी को भी हम ये देखेंगे कि मिनिमम डिस्टेंस पर क्या उसकी वेलोसिटी थी। तो अब यहां से क्या हो गया, हम लोग यहाँ पे बेसिकली एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि इस पाथ को और इस पॉइंट को जोड़ता हो, ठीक है ना। तो एक्यूरेट स्ट्रेट नहीं है एंड आई थिंक आप इतने समझदार तो हैं कि जो लाइन होगी वो कैसी होगी? स्ट्रेट होगी, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं हम लोग कि अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? तो वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा? पहला तो हो गया अमाउंट ऑफ चार्ज, इस पे डिपेंड करेगा। भाई चार्ज जितना ज़्यादा होगा उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो भी तो उतनी ही ज़्यादा होगी। दूसरा क्या है कि इस पॉइंट, इस पाथ से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है r, यानी 1/r² पे डिपेंड करेगा। वी हैव अर्लियर डिस्कस अबाउट इट कि जब भी कोई फील्ड होता है तो वो डिपेंड करता है 1/r² पे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है वैसे वैसे उसके स्ट्रेंथ क्या होती है? बहुत तेजी से ड्रॉप होती है, कम होती है। चलिए ये दो बातें तो क्लियर हो गई कि वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ चार्ज पे डिपेंड करेगा, 1/r² पे डिपेंड करेगा। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? Q इंटू 1/r²। ये दो बातें तो क्लियर है। और इंटू वेलोसिटी। अब यहां पे एक झोल है। झोल ये है कि B क्या है? एक मैग्नेटिक, वो B एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। B इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और एक बात समझिए, आप यहां पर दो चीजों को ला रहे हैं। एक वेक्टर ला रहे हैं जिसको आप बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। ये जो R क्या है? R इट इज अ पोजीशन वेक्टर, इट इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, ठीक है ना। तो पोजीशन वेक्टर हो गया। साथ में अगर हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी की, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर क्वांटिटी से अगर तीसरी वेक्टर क्वांटिटी निकल रही है तो वो किसी ना किसी कीमत पे वो क्रॉस प्रोडक्ट से ही आ रही है। और अगर क्रॉस प्रोडक्ट से वो आ रही है, इफ इट इज कमिंग फ्रॉम द क्रॉस प्रोडक्ट, तो वहां पे आपको मेंशन करना पड़ेगा किसके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ऊपर ना एक वेक्टर r से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अब ऊपर अगर r से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे हमको r मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्रॉस से डायरेक्शन दिखाना चाह रहे थे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, नीचे साइड में इस r² को r³ लिख सकते हैं। लिख दिए, ठीक है। अब यहां पे मेरी बातें लगभग खत्म हो चुकी है। तो अब हम लोग इसको शॉर्टकट करेंगे तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम लोग को क्या मिलेगा? Q V क्रॉस R अपॉन R³, जहां पे ये इसका मैग्नीट्यूड है एंड डायरेक्शन। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। सो इन द प्रीवियस है, पहले से हमें इसके बारे में बात करना है कि उसका डायरेक्शन क्या है, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग को पहले से ही बात करते रहना था, इसी वजह से हमने यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराया। तो अब यहाँ से इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे?
B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है ना, Q V क्रॉस R अपॉन आर क्यूब। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज। एक हम लोग क्या, इससे एक फॉर्मूला हम लोगों ने निकाल लिया, एंड दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या कर लिए, एक फॉर्मूला जनरेट कर दिए हैं। ये फॉर्मूला आपको कहीं ना कहीं, ये तो क्लियर है, ये फॉर्मूला आपको कहीं ना कहीं बहुत हद तक समझाने में मदद करेगा कि किस तरह से वेलोसिटी बढ़ाने पर आसपास क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और कितना होता है हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरली ये फॉर्मूला आपको हर बुक में नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं। अब इसी चीज को हम लोग करंट के टर्म में समझने की कोशिश करते हैं। करंट कोई मूविंग चार्ज की जगह पे कोई करंट एंटिटीज है, मान लेते हैं कि कोई करंट है, कोई वायर है, ठीक है ना। अब इस वायर में क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। इस वायर में क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। और अगर इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, अगर इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, एक सेकेंड, हाँ, अगर इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसके सराउंडिंग में आपको क्या दिखाई देगा, मैग्नेटिक फील्ड्स का प्रेजेंस दिखाई देगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस दिखाई दे रहा है किसी भी पॉइंट पी पर, तो अब हमारे सामने फिर वही बात की कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग को यहाँ पे अगर ऊपर वाले लॉ को लगाएंगे ना तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर वाले लॉ को लगाएंगे तो हम लोग को ये पूरा का पूरा चार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्यू की टोटल वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ये तो पॉसिबल रहा नहीं। तो ऐसे केस में हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे और उसकी वजह से पहले मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। अगर छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, डीबी होगा, डीबी वाई। क्योंकि अगर हम लोग छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं तो उसको डीबी तो बोलेंगे, यानी छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलेगा। अगर एलिमेंट छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी हम लोग को क्या मिलेगा, छोटा ही मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे छोटे से एलिमेंट को देखेंगे और बाद में उसको इंटीग्रेट कर देंगे। पिछले वाले केस में क्या था, पिछले वाले केस में आपके सामने कोई दुविधा नहीं थी क्योंकि हमको पॉइंट चार्ज था, उसका वैल्यू पता था। लेकिन इस वाले केस में दुविधा ये है कि टोटल चार्ज कितना है, हाउ विल वी कैलकुलेट द टोटल चार्ज ऑफ द कंडक्टर। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट अप्रोच ना, वो काफी डिफिकल्ट हो गया ये अप्रोच। नहीं तो हम लोग पिछला वाला ही फॉर्मूला लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया डीएल, और उसकी वजह से हम लोग देखना चाह रहे हैं कि कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो चलिए ऊपर वाले फॉर्मूले से हम लोग कुछ चीजों को इंट्रोड्यूस कराते हैं। वो भी बराबर होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इस डीएल एलिमेंट में मान लीजिए डी क्यू चार्ज होगा, तो ऑब्वियस सी बात हम यहाँ लिख सकते हैं डी क्यू वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। अब एक बात बताइए, क्या डीएल एलिमेंट में कुछ और करंट होगा क्या, छोटा करंट होगा क्या? नहीं ना, करंट तो रेट ऑफ फ्लो है। तो जो करंट आपका इस यहां पे होगा वही करंट तो डीएल एलिमेंट में भी होगा। तो क्या आई की वैल्यू चेंज हो रही है? नहीं, लेकिन हाँ जो टाइम है वो कम हो जा रहा है। अगर हम लोग देखेंगे कि जो करंट फ्लो कर रहा है किसी वायर में, तो वो एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में काफी लंबा समय ले रहा है। लेकिन अगर हम लोग डीएल एलिमेंट के लिए देखेंगे तो टाइम की वैल्यू क्या हो जा रही है, बहुत छोटी हो जा रही है। तो हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला, एक कॉन्सेप्ट तो जानते ही हैं, वो ये है, एक सेकेंड, वो फॉर्मूला ये है कि आई बराबर डी क्यू बाई dt। पिछले चैप्टर में ही आपने काफी पढ़ रखा है इसको। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, ये चीज तो आप लोग जानते ही हैं कि i बराबर क्या होता है, dq बाई dt। तो अब हम यहां से एक चीज निकाल सकते हैं। देखिए यहां पे हम लोगों ने दिमाग लगाया और यहां से dq की वैल्यू निकाल लिया, सॉरी यहां से हम लोगों ने dq की वैल्यू निकाली एंड दैट dq इज इक्वल्स टू i इंटू dt। तो जहां पे dq लिखा हुआ है वहां पे हम लोग क्या लिख देते हैं, i इंटू dt लिख देते हैं। तो ये हो गया आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i इंटू dt v क्रॉस r अपॉन आर क्यूब। अच्छा v को आप कुछ और भी लिख सकते हैं क्या, dl बाई dt लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और इस्तेमाल करते हैं दिमाग का और आगे चलते हैं। इसको देखते हैं कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई डी टी तो यहाँ था ही,
साथ में हम लोग को अपॉन आर क्यूब, तो ये तो मिल ही जा रहा है, साथ में हम लोग को क्या मिल गया, dl बाई dt। यहां देखो dl लेंथ एलिमेंट है, ऑब्वियसली बात है, जब फ्लो से जुड़ा होता है कोई भी लेंथ तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेलोसिटी भी तो वेक्टर क्वांटिटी है, और इनटू पोजीशन वेक्टर r। यहाँ पे dt से dt क्या हो गया, स्वाहा हो गया, dt से dt हमें क्या मिल गया, 0, स्वाहा हो गया। अब अगर dt से dt खत्म हो गया तो हमारे सामने मिला क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i बाई आर क्यूब इंटू dl क्रॉस r। ठीक है ना, यहां तक तो हो गया। ये हो गया हमको dB की वैल्यू, यानी dB वेक्टर फॉर्म में हम लोग देखेंगे तो ये हम लोग को मिल गया। एंड दिस इज द नेक्स्ट फॉर्मूला, ये हम लोग को फॉर्मूला मिल गया अगला वाला। और सॉरी, इसका जो डायग्राम है ना, तुमने एक बॉक्स बनाया है वो सही नहीं बनाया, एक और बना देते हैं हम लोग, बढ़िया सा सुंदर सा बॉक्स। देखो आते हैं, तो हम लोगों ने जो फॉर्मूला निकाला है वो क्या है, जो फॉर्मूला निकाला है वो क्या है, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i बाई आर क्यूब dl क्रॉस r। अच्छा, इस चीज को अगर हम लोग स्केलर में देखने की कोशिश करेंगे तो यहां देखो क्या मिल जाएगा, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl r साइन थीटा अपॉन r क्यूब। ये क्यूब से ये खत्म, ठीक है ना, आना तो वही था, ठीक है। तो यहां से हम लोगों को क्या मिल गया, एक सेकेंड, यहां से हम लोग को क्या मिल जा रहा है कि dB इज इक्वल्स टू, या देखो n कैप में यहां लगा दे रहा हूं, अब मैं सिर्फ dB देख रहा हूं, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये हम लोगों ने इसके लिए फॉर्मूला प्रोड्यूस कर दिया। और इसी बात को किसने बताया था, बायोट-सैवर्ट्स ने बताया था। अब देखिए हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं द मैग्नेटिक इंडक्शन dB एट एनी पॉइंट आउटसाइड द करंट पाथ due to a small current element of length dl in the direction of current is given by बायोट-सैवर्ट्स लॉ। तो इसको किसने दिया था, बायोट-सैवर्ट्स लॉ, जो ऊपर हम लोगों ने अब तक डिस्कशन किया है दो चीज का। पहला चीज तो ये कि कोई मूविंग चार्ज है और वो किसी पाथ पे मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v, इन दैट केस क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, हम लोगों ने निकाल लिया था, ये फाइंड आउट कर लिया था, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना था कि कोई वायर है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो हम लोगों ने ये निकाल लिया, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl sin थीटा r स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग इसी चीजों को यहाँ पे देख लेंगे कि dB की वैल्यू देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl क्रॉस r क्यूब। ये मैंने काफी डीपली एक्सप्लेन किया है सब चीजों को। यहाँ पे आपने ये भी देखा है, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यूब v क्रॉस r इंटू अपॉन आर क्यूब, ठीक है ना। अच्छा, dB को हम लोग स्केलर फॉर्म में देखेंगे तो उस पर मॉड लगा दीजिए और इसकी वैल्यू क्या हो गई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। कुल मिला करके हम लोगों ने लगभग सारे फॉर्मूले देख लिए इधर जो बायोट-सैवर्ट्स लॉ के थे। ऑल्सो v इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज। जब हम लोग बात कर रहे होते हैं किसी करंट की, किसी कंडक्टर के अंदर कोई करंट फ्लो कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वहां के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनके पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और हम उसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। एंड म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई × 10⁻⁷। अगर हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे 4 पाई से तो आंसर तो अपने आप आ गया 10⁻⁷। ठीक है, आगे आते हैं डायरेक्शन की हम लोग बात करें, व्हाट इज द डायरेक्शन। चूंकि देखो मैग्नीट्यूड तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, अब हम लोग डायरेक्शन निकालना हो तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। देखो इस केस में क्या करेंगे, डायरेक्शन निकालना होगा तो डायरेक्शन ऑफ dB इज परपेंडिकुलर टू बोथ dl एंड r। देखो यहाँ पे दोनों में आपको दिखाई देगा, आप पहले वाले में देखेंगे तो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ v एंड r, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसकी वजह से जो निकलता है ना प्रोडक्ट, हमें जो हमको प्रोडक्ट मिलता है वो हमेशा क्या होगा, दोनों ही वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह से हम लोग को यहाँ भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि dB इज इक्वल्स टू dl क्रॉस r, यानी लेंथ एलिमेंट, और पोजीशन वेक्टर के क्या मिलने वाला है, परपेंडिकुलर ही मिलने वाला है। तो इन दोनों ही पॉइंट पर देखो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन ये है,
करंट एलिमेंट का डायरेक्शन ये है, तो ये दोनों तो प्लेन हो गया। तो जो पॉइंट P पर हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा वो या तो इन साइड में होगा या तो आउटसाइड में होगा। अब देखो इन साइड को हम लोग कैसे दिखाते हैं, इन साइड को हम लोग दिखाते हैं क्रॉस से, या इनवर्ड को हम लोग दिखाते हैं क्रॉस से। तुम ऐसे इमेजिन करोगे कि एक एरो है, ठीक है ना। अब ये जो एरो है ना, वो अगर पीछे साइड से हम देखेंगे किसी एरो को, कोई भी अगर आपको एरो दिखाई दे रहा है, अगर एरो है तो अगर हम लोग पीछे साइड से देखेंगे तो वो कैसा हमको दिखाई देता है, क्रॉस। लेकिन जब हम उसको आगे से फ्रंट से देखेंगे तो हमें वो कैसा दिखाई देता है, डॉट दिखाई देता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग को क्या मिल गया, दोनों वैल्यू मिल गई। तो डायरेक्शन जो होगा वो लेंथ एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के क्या होगा, लेंथ एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि वो क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ साफ साफ लिख रहा है, गवर्न बाय द राइट हैंड थंब रूल ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट डीएल क्रॉस आर, ठीक है ना। तो वो राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हैं। कैसे, राइट हैंड थंब रूल काफ़ी आसान है। जब आप अपने राइट हैंड को इस तरह से होल्ड करेंगे किसी भी कंडक्टर के अलोंग, तो आपको दिखाई देगा कि जो डायरेक्शन करंट का है वो तो आपके थंब का डायरेक्शन अगर है तो ऑब्वियस सी बात है जो आपकी फिंगर्स हैं वो क्या शो कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ये तो आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ रखा था। मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनटू द पेज या इनवर्ड के लिए हम लोग इसको चूज करते हैं। इनवर्ड के लिए ये इनवर्ड हो गया, इनवर्ड, और ये वाला आपका क्या हो गया, आउटवर्ड, ठीक है ना। तो इनवर्ड के लिए हम लोग क्या चूज करते हैं, आउटवर्ड के लिए क्या चूज करते हैं, वो हम लोगों ने देख लिया। अब बात आती है एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ को पढ़ने की। तो एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ बातें और आपको हम बताना चाहते हैं कि जैसे अगर हम लोग ऊपर देखेंगे तो हम लोग को एक चीज वो ध्यान से दिखाई देगा, वो ये है कि क्या हम लोग अगर Q आ रहा है, अगर Q का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो क्या इसको हम लोग किसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड से भी जोड़ सकते हैं क्या। मतलब अगर चार्ज है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अगर हम लोग चार्ज से एसोसिएटेड कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड से भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को एसोसिएट कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपको मिलेगा हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ देखिए B की वैल्यू आप लिख सकते हैं, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब इसी में आपने एप्सिलॉन का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ध्यान से, हम लोगों ने बहुत चालाकी से काम किया है। और दूसरा क्या मिलता है आपको, Q अपॉन आर स्क्वायर, Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और इनटू आपको क्या मिल गया भाई, वेक्टर आर तो आपको दिखाई देगा, वो तो दिख ही रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका V क्रॉस आर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम लोग और इन्वॉल्व कर लेंगे तो हम लोग को पता चलेगा क्या, ये देखिए मैं इसको मैं इधर बनाता हूं, देखिए ध्यान से। ये यहाँ इस लाइन के बाद मैं यहाँ आ रहा हूं, देखो ध्यान से। यहाँ हो क्या रहा है, V क्रॉस आर, हम लोग किसी तरह से आर वाले को भी अब एक में ले लेते हैं, तो हम लोग को क्या मिलेगा, B इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर, और V को पहले ही लिख दो, V को पहले, क्योंकि देखो एक बात याद रखना, क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग ओरिएंटेशन नहीं चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि V क्रॉस आर है तो हम लोग R क्रॉस V लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते, फिर वो दिक्कत कर देगा आपको। इसलिए हम लोग को V को पहले यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो V है इसको हम लोग आगे की तरफ ही मेंशन कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका B इज इक्वल्स टू V क्रॉस, स्केलर का कोई लेना देना नहीं है, स्केलर बीच में रखो, आगे रखो, पीछे रखो, मल्टीप्लाई बस करना है, ठीक है ना। ये वही है जो कुछ होते हैं ना, जैसे आप सामने नादा आ गया, उसमें जो पड़ गया वो खाना है, पर चूजी लोग होंगे वो क्या करेंगे, नहीं, जो खाना है वो एक डायरेक्शन से खाना है, एक के बाद एक चीज खानी है। तो देखो ये क्या हो गया, V क्रॉस आर, तो V क्रॉस आर ही अभी भी है, देखो V है, क्रॉस है, उसके बाद हमें क्या मिल रहा है, वेक्टर आर मिल रहा है, और ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, इट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे देखो मैंने एक चीज गायब कर दिया, यहाँ पे देखो वो था म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये तो था ही ना, इसको तो रखना ही है। तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट V क्रॉस E, और ये किसकी वैल्यू हो गई,
बी की, ठीक है ना। ये बी की वैल्यू हो गई V क्रॉस E। अब देखो इसको थोड़ा ऊपर उठा लूंगा मैं, तो यहाँ देखो मिल गया, समझ में आया। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आएगी किस तरह से हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से भी जोड़ दिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, और हाउ वी कैन एसोसिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग को यहाँ पे सब कुछ मिल गया। अब यहाँ पे थोड़ा और अगर हम लोग दिमाग लगाएंगे तो इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, V क्रॉस E अपॉन C स्क्वायर में, क्योंकि एक देखो 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है C, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अब वैसी बात है 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो वो वैल्यू यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज और हम लोग को मिल गया, B इज इक्वल्स टू V क्रॉस E अपॉन C स्क्वायर। तो हम लोग को यहाँ पे कितने फॉर्मूले मिले, चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला तो हम लोग को ये मिल गया था, जहाँ पे हम लोग को पता चला गया कि मूविंग चार्ज की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। दूसरा फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पे ये भी मिल गया कि अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर करेंगे या फिर हमको नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस केस में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ये भी हो गया। तीसरा हम लोग को ये भी पता चल गया कि किसी करंट की वजह से अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है तो वो कितना प्रोड्यूस होगा, और उसका डायरेक्शन क्या होगा ये भी हम लोगों ने देख लिया। कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। चलिए ठीक है, इसी तरह से राइट हैंड थंब रूल करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। हैव अ नाइस डे एवरीवन, बाय।